आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज फ्राइडे और सैटरडे है। इसके हिसाब से हम लोगों का पेपर 2 के क्लासेस जो है स्पेसिफिकली, जिसमें हम लोग अभी तक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़े थे। अब कई जगह पे क्या है ना कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और हमारे नेट का सिलेबस, जैसे कि पता है कि नेट के सिलेबस में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी करके कुछ विशेष ऐसे अलग से चैप्टर का नाम दिया हुआ नहीं है। लेकिन क्या है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अब जब साइकोलॉजी है तो एक्सपेरिमेंट से ही जब आया है, तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स को जब पढ़ेंगे तो उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। तो वैसे ही में जो आज हम लोग के नेट के सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब आप सबों को याद होगा कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2 और 3 जो है, 2 रिसर्च मेथड और स्टैटिस्टिक्स है और 3 जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। ये सब एक साथ पढ़ने वाली चीज़ें हैं। 1 जो है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री है और बैकग्राउंड है साइकोलॉजी का, ठीक है? इंडियन पर्सपेक्टिव में भी और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में भी। और जो उसके बाद जो पढ़ाई है, तो रिसर्च मेथड हम लोग पढ़ ही रहे हैं उधर, जिससे हम लोग का चैप्टर 2 कवर हो रहा है, जिसके बाद हम लोग 3 पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है क्रॉस ओवर कर रही है इस चैप्टर में, यानी कि, है ना, दोनों चीजें मिल रही होती है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी और ये चैप्टर भी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर ये जो है बहुत ही मूलभूत और बेसिक चैप्टर्स में से एक है, जिसको पढ़ना और इस पे सुप्रीम कमांड होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि उसका ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा डीप भी है, और बहुत कुछ उसमें समझने के लिए, है ना, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जितना गहरा जाते जाएँगे, इसका लगभग जो है ना अंत नहीं मिलेगा। बहुत सारे चैप्टर्स का मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा। तो इसको अटमोस्ट सिंसियरिटी और मेहनत के साथ सबको पढ़ना है। तो समझिए कि यहाँ से जो अभी तक आराम-आराम से चल रहे थे, अब वो आराम थोड़ा यहाँ से अब कम हो जाएगा सबके लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एक जीव है, अरे यार कौन मैसेज कर रहा है अभी? तो सबसे पहले जो चीज़ें हम लोग को देखनी होती है, वो क्या देखनी होती है कि हम लोग क्या है, एक जीव है, एक ऑर्गेनिज़्म है ना? तो जे एक ऑर्गेनिज़्म, हम लोग या कोई भी ऑर्गेनिज़्म हो, वो एक एनवायरनमेंट में, देखिए हम जहाँ पे रहते हैं वो क्या है, एक एनवायरनमेंट है, स्पेस में तो नहीं रहते हैं। अगर स्पेस में भी रहते हैं तो स्पेस भी क्या है, एक एनवायरनमेंट है। तो इस एनवायरनमेंट पे इस जीव की स्थिति को देखते हैं सबसे पहले। हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है या जीव है, उसके ऊपर कितने सारे फोर्सेस, कितने सारे एनर्जीज जो हैं हम लोग के ऊपर लग रही हैं। ये एनर्जीज क्या कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर अटैक कर रही हैं हर समय। हर समय हम लोग के बॉडी के ऊपर, हम लोग के माइंड के ऊपर क्या है कि बॉम्बार्डमेंट कर रही हैं। जिसमें क्या है, हीट है। तो हमारे आस-पास क्या है, हीट है। हमारे वातावरण में हीट है, वो हमारे बॉडी में आ रहा है। साउंड है, साउंड हमारे बॉडी में जो है टकरा रहा है। लाइट हमें देखने को मिल रहा है, ग्रेविटी से हम प्रभावित हो रहे हैं, एयर प्रेशर है, वैसे ह्यूमिडिटी है, रेडिएशन है। कितनी सारी चीज़ें हैं जिससे एक जीव घिरा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इतनी सारी चीज़ों से आप घिरे हुए हैं, तो क्या आपको हर वक़्त ऐसा महसूस हो रहा है जब इतनी सारी चीज़ें आपके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर रही हों, अलग-अलग प्रकार के स्टिमुलस, अलग-अलग प्रकार के फोर्सेस, ठीक है? तो इस स्थिति में भी तो आपको तो एकदम पूरा ये हो जाना चाहिए था कि अरे बाप रे! अभी तो अजीब-सा ज़िंदगी हो गया है, एकदम सब तरफ से नॉइज़, 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 है ना? इतना ज़्यादा कि परेशान हो गए। क्या ऐसा होता है? नहीं, हम लोग कंफर्टेबली इसमें जी रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मछली को डूबने की फीलिंग नहीं होती है, ठीक है? तो
इसमें ये बात आती है कि जब इतने सारे फिज़िकल फ़ोर्सेस हमारे ऊपर लग रहे हैं, तो इन फिज़िकल फ़ोर्सेस का क्या असर पड़ता है हमारे ऊपर? सबसे पहला क्वेश्चन ये चीज़ होता है। अब इसके बाद ये चीज़ कहना है, हम लोग समझते हैं कि दुनिया को हम लोग कैसे देखते हैं? अगर ऑर्गेनिज़्म के व्यवहार को समझना है, तो 2 चीज़ों को समझना होगा। एक तो उसके जो वातावरण है, उसका क्या असर उसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है? ये चीज़। और ये जो ये तो बाहर से अंदर की बात हो गई, ठीक है? जिसमें आप एरोज़ में देख रहे हो। दूसरी, अगर ऑर्गेनिज़्म के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप जीव हैं वहाँ पे, तो आप जो है इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, ठीक है? ऑर्गेनिज़्म है आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है? तो हम लोग को ध्यान ये देना है, 2 चीज़ें हम लोग के, अगर बिहेवियर को एकदम मूल से समझा जाए, एकदम बेसिक 0 पॉइंट से स्टार्ट किया जाए, तो हम लोगों को क्या देखना होगा कि पहले तो बाहर जो वातावरण है, वो कैसे हम लोग पे असर कर रहा है, और हम लोग जो वातावरण का जो नॉलेज ले रहे हैं, हम लोग जो पर्सीव कर रहे हैं वातावरण को, हम लोग का जो परसेप्शन है, हम लोग का जो सेंस ऑर्गन्स है, वो कैसे वातावरण से चीज़ों को ले रहा है, ठीक है? तो एक तो वातावरण हम लोगों को क्या कर रहा है कि इनपुट कर रहा है, चीज़ों को जो है दे रहा है, और हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को ग्रहण भी कर रहे हैं, और ग्रहण जिस ज़रिए से करते हैं, उस ज़रिए का क्या नाम है? तो उस ज़रिए का नाम है इंद्रियाँ, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है? तो सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए ही हम लोग चीज़ों को ग्रहण करते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का जो नेट के सिलेबस में आपने देखा होगा, जो पहला सबसे पहला बिंदु है, वो है सेंसरी सिस्टम्स, ठीक है? या सेंसेशन। तो हम लोग वहीं से पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं कि सेंसेशन क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि कोई भी जीव बाहर की दुनिया के बारे में कैसे जानता है ना? ये प्रश्न आया कि अगर हमको बिहेवियर को समझना है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि बिहेवियर शुरू कहाँ से हुआ। आप एक ऑर्गेनिज़्म थे, आपको ह्यूमिडिटी ने प्रभावित किया, रेडिएशन ने प्रभावित किया, साउंड, हीट, इतनी सारी चीज़ों, लाइट, ग्रेविटी, एयर प्रेशर, इन सभी चीज़ों ने प्रभावित किया। पर आपको कैसे पता चला कि वो चीज़ें आपको कैसे प्रभावित कर रही हैं? क्योंकि उसी हिसाब से तो आप बिहेवियर करते हैं ना। मान लीजिए कि हीट है, ठीक है? आपको इनफ हीट नहीं मिल रहा है ठंड में, है ना? जितनी चाहिए गर्मी, उतनी गर्मी शरीर को नहीं मिल रही है। तो आपके बिहेवियर में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आपको ठंड लगेगी, फिर आप कुछ ऐसा करेंगे कि अपने आप को कवर करने की कोशिश करेंगे कि शरीर क की जो गर्मी है, जो हीट है, जो वार्मथ है, वो शरीर से बाहर ना जाए। आप कई लेयर्स डालेंगे वस्त्रों के, ताकि वो अंदर ट्रैप होकर के रह जाए, तो आपको ठंड ना लगे। अगर लाइट ज़रूरत से ज़्यादा है, तो फिर आप क्या करेंगे? चश्मा पहन लेंगे आँखों के ऊपर, या फिर खिड़की दरवाजे बंद करेंगे, या फिर ऐसी जगह पेड़-पौधों के बीच जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे पर्याप्त जो है लाइट बहुत ज़्यादा ना हो, सनलाइट, अगर उससे बचना है तो। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने बिहेवियर को इनकमिंग स्टिमुलस के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। और ये जो प्रश्न पूछा गया कि कोई भी जीव बाहर की दुनिया के बारे में कैसे जानता है? बाहर की दुनिया मतलब जो उसके शरीर से बाहर की दुनिया, ठीक है? अपने वातावरण के बारे में कैसे जानता है? इंद्रियों के माध्यम से, जिन्हें कि सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो पूछने वाले लोग थे, उनको कहा गया फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट शुरू-शुरू में, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी थे, जैसे हम आपको बताए थे, हेल्महोल्ट्ज़ महोदय थे। ये लोग जो है जेएनडी वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, क्वेश्चन ऑफ मिनिमल थ्रेशोल्ड, ये सब चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे, ये वही सब लोग थे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि बिहेवियर को समझने का जो पहला स्टेप है, पहला चरण है, वो क्या है? वो ये जानना है कि हम बाहरी दुनिया के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हमें पता चला कि ऐसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी तो बिहेवियर को समझने की तरफ बढ़ेंगे। इन लोगों में जो लोग ये काम कर रहे थे, इनमें प्रमुख नाम है हेल्महोल्ट्ज़ का, यंग का, मैक्सवेल का और न्यूटन का भी। वही न्यूटन जो गति के नियम और ग्रेविटी वाले न्यूटन है, उनका भी काम साइकोफिजिक्स में है। न्यूटन्स व्हील कहते हैं, एक चक्का है जिसमें कि विभिन्न रंग बने हुए हैं, और उसको जैसे गोल घुमा दिया जाता है, तो फिर वो व्हाइट कलर का दिखाई देने पड़ता है, और रुक जाता है तो उसमें अलग-अलग रंग दिखाई देने लगता है। जिससे ये न्यूटन ने सिद्ध किया कि सफ़ेद रंग सभी रंगों का मिश्रण है, और इसको
मिश्रण तो है, ये तो प्रिज्म से सिद्ध हो गया था, लेकिन इसको हम लोग अपने तरीके से भी कर सकते हैं, उसको घुमा करके। तो इस तरीके से जो है न्यूटन ने ये सिद्धांत को दिखाया। और इसी ग्रुप में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अर्नेस्ट मैक। ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए नेट में इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स, तो ये नोट कर लेना है आप लोगों को। यंग महोदय ने क्या किया था, थ्योरी ऑफ कलर विजन दिया था, ठीक है, कि कलर विजन जो है कैसे होता है, हम लोग कलर विजन को कैसे, कलर विजन मतलब क्या है कि रंगीन जैसे चीजों को देखते हैं, रंगों को देखते हैं, तो हम लोग कैसे रंगों को देखते हैं, इसको दिया यंग ने। और जितने लोग दिख रहे हैं सबने उस पर काम किया। इसमें अर्नेस्ट मैक नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बुक पब्लिश की, जिस बुक का नाम था एंड द एनालिसिस ऑफ सेंसेशन। तो ये दो चीजें आपको नोट कर लेनी है अपने, जहाँ पे आप फैक्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर स्टार मार के या कैसे भी करके आप नोट कर लीजिए कि ये सब चीजें जो है ना डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कि थ्योरी ऑफ कलर विजन किसने दिया, द एनालिसिस ऑफ सेंसेशन बुक किसने लिखी थी, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं पूछता है बुक किसने लिखी थी, पर ऐसी चीजें पूछ ली जाती है कि इस किताब में जो है इस चीज पर चर्चा की गई थी। सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोग जब जानते हैं, जब बात करते हैं, तो सेंस ऑर्गन की प्रकृति क्या है। सेंस ऑर्गन स्पेशलाइज्ड है। कोई ऐसा है सेंस ऑर्गन कि जिससे कि एक ही सेंस ऑर्गन से सब कुछ पता चल जा रहा है, नहीं। अलग-अलग सेंस ऑर्गन्स हैं जिनका काम अलग-अलग है, इसीलिए कहते हैं स्पेशलाइज्ड। जैसे डॉक्टर को हम लोग कहते हैं ना स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, वो केवल ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट की चीजों को देखेंगे। गायनी स्पेशलिस्ट, ओबीएस स्पेशलिस्ट, है ना, बोन स्पेशलिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। तो इस तरीके से क्या है कि स्पेशलाइज्ड सब हर एक सेंस ऑर्गन्स का स्पेशलाइज्ड फीचर है, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि ये जो इंद्रियां होती है ये कैसे इंफॉर्मेशन को लेती है और कैसे जो है हम लोग के अंदर आता है, यानी बाहर की दुनिया की जो जानकारी है, जो बाहर की दुनिया की जो भौतिक चीजें हैं, वो कैसे हमारे अंदर रूपांतरित होती है। और जो हमने देखा था ना कि एक जीव, ये वाला कि ऑर्गेनिज्म को कैसे प्रभावित करती है ये चीजें, वही चीज अब हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रभावित करती है भाई, और हम लोग कैसे जानते हैं उन चीजों के बारे में। जब भी प्रोसेस होगा तो ये प्रोसेस क्या होगा, दो तरफा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है। ये इसको हमारी इंद्रियां रिसीव करती है। जैसे आंखें हैं, तो आंखें किस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी, अगर इंद्रिय जो है यहाँ पे इसकी जगह पर हमने इंद्रिय की जगह, हाँ, ठीक है, आंख होता, ठीक है, कोई कोई भी एक इंद्रिय ले लेते हैं, आंखें होती, तो क्या होता ऐसे में कि आंखें कौन से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही होती है, लाइट को रिसीव कर रही होती है ना, फिर उसको कन्वर्ट करती सेंसेशन में। तो उस लाइट से क्या होता कि हमें सेंसेशन होता, वो सेंसेशन क्या है, विजन होता, ठीक है, दृष्टि, हम देख पाते। और उससे दो चीजें होती, एक रिएक्शन और दूसरा बिहेवियर, ठीक है। तो जब इंद्रियां क्या करती है कि इंफॉर्मेशन को बाहर के वातावरण से रिसीव करती है और उसको क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है, किन चीज में कन्वर्ट करती है, सेंसेशन में, ठीक है। सेंसेशन यानी अनुभूति। बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं बिहेवियर को पढ़ने का जो लोएस्ट लेवल है, यानी सबसे बेसिक लेवल है, वो यही लेवल है। और यहाँ से हम लोग धीरे 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 करते हुए ग्राउंड अप पे जाएंगे, और ये चीजें बहुत मजबूत होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट की, ठीक है। क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपका मजबूत है ये पोर्शन तभी तो बनेगा, और मजबूत नहीं है तो नहीं बनेगा। और ये जान लीजिए कि इन सब बेसिक्स पे जिसका कमांड हो गया, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे बिना पढ़े भी बन जाएंगे, क्योंकि आपको जो है ना एकदम रूट एरिया पे पकड़ है। ये सबसे मूल है हम लोग के मनोविज्ञान में बिहेवियर का। जिसका पकड़ इस पे मजबूत हो गया, वो बिना पढ़े भी जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस के सही आंसर मार सकता है, अंदाज लगा करके, अनुमान लगा के, उसका तुक्का भी बहुत सही होगा। इसीलिए कह रहे इसको एकदम बहुत अच्छे से सबको समझना है ध्यान दे करके। तो ये जो अनुभूति है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आई, इंद्रियों ने रिसीव किया, जैसे कान है, ठीक है, कान का एग्जांपल लेते हैं, कोई आवाज आई, सायरन की आवाज आई, ठीक है, पुलिस के सायरन की आवाज आई, टो 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 ऐसे आई, कान ने रिसीव किया,
उसको कन्वर्ट किया अनुभूति में, ठीक है? हमने महसूस किया, हमें अनुभूति हुई कि हाँ, आवाज़ है ऐसे-ऐसे। तो अनुभूति जो है क्या बनता है? अनुभूति आधार बनता है हमारे रिएक्शन और बिहेवियर का, ठीक है? उसी के आधार पे हमने रिएक्ट किया कि अरे! लगता है पुलिस की गाड़ी जा रही है, लगता है कुछ चल रहा है, किसी को कहीं रेड मारना है या किसी का चेज़ कर रही है पुलिस। और दूसरा क्या बिहेवियर का, तो 2 चीज़ों का आधार बनता है। और रिएक्शन, हमारा रिएक्शन और हम बिहेवियर, यही दोनों मिला कर के तो एक्सपीरियंस बनाता है ना। एक्सपीरियंस किस चीज़ का? ये जो इन्फॉर्मेशन थी, बाहर की चीज़ें, ये चेंज होते हमारे एक्सपीरियंस के रूप में कन्वर्ट हुई और यही एक्सपीरियंस को हम लोग क्या कहते हैं? नॉलेज। तो अब पता चला कि हमने रिएक्ट किया, जैसे आवाज़ सुनी, मान लीजिए कि अगर आपको पता नहीं था कि ये पुलिस के सायरन की आवाज़ है, तो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई कानों को, कानों ने अनुभूति किया आपको पों, पों, पों ऐसे अलार्म का आवाज़ आपने सुना और अलार्म की आवाज़ को सुनने के बाद जो है आपने रिएक्ट किया, आपने देखा कि क्या है, तो आपने पाया कि पुलिस है, ठीक है? आपका रिएक्शन हुआ। उसके बाद आपका बिहेवियर हुआ, अरे पुलिस है, पुलिस को देख के क्या होगा? क्यूरियोसिटी जगेगी, सरप्राइज़ जगेगा, क्योंकि ऐसे भी पुलिस को देख कर के कोई आदमी तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत खुश हो जाता है। सबको लगता है अरे क्या हो गया? तो रिएक्शन और बिहेवियर 2 चीज़ें मिलेगी, तो इससे एक एक्सपीरियंस बनेगा और यही एक्सपीरियंस हुआ आपका नॉलेज। अब नॉलेज क्या बन गया? नॉलेज ये बन गया कि अगर इस तरह की आवाज़ बढ़ती-घटती फ्रीक्वेंसी में अगर आवाज़ जो ऐसे करके आती है मतलब ज़्यादा कम साइन वेव की तरह से ये वाली आवाज़ आती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पुलिस की गाड़ी आई है, ठीक है? और एक्शन मोड में आई है। तो ये मतलब हम लोगों ने निकाल लिया। बाहर क्या था? ये केवल एक फ़िज़िकल स्टिमुलस था, ठीक है? सिर्फ़ एक आवाज़ मात्र थी। लेकिन उस आवाज़ को हमने क्या किया? एक मीनिंग दे दिया। कैसे दिया? इन सारे स्टेप्स के थ्रू, इन सारे स्टेप्स से जाते हुए हमने एक मीनिंग दे दिया उस आवाज़ को। और जब मीनिंग दे दिया, तो वो कन्वर्ट हो गया नॉलेज में। तो इसी को समझने के लिए 4 स्टेजेस को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? ये 4 स्टेजेस हैं परसेप्शन जो स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस की प्रोसेसिंग के। तो पहला जो स्टेज है, वो है सेंसरी स्टेज, ठीक है? इस पे सेंसेशन होता है, यानी इस पे संवेदना होती है, संवेदना, ठीक है? सेंसेशन। तो अब हिंदी भाषा में जो है ना कि संवेदना का अर्थ दूसरा है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हमारी संवेदनाएँ मृतक के परिवार के साथ है ना? तो वहाँ पे सिम्पैथी के फॉर्म में गया। पर हम लोग को हिंदी साहित्य वाला मतलब नहीं निकालना, हम लोग को मतलब निकालना है जो हमारे साइकोलॉजी में संवेदना का अनुभव है, ठीक है? संवेदना या ठीक है? तो सेंसेशन को हम लोग संवेदना कहते हैं। अब हमको ये चीज़ कभी समझ में नहीं आई कि जब हिंदी में अर्थ कुछ और है, तो साइकोलॉजी में उसको अलग अर्थ के लिए क्यों यूज़ किया गया? या फिर जिन लोगों ने यूज़ किया, क्या वो लोग हिंदी भाषी नहीं थे? तमिल भाषी थे या मूलतः बांग्ला भाषी थे? कौन लोग थे जिनको हिंदी का मतलब सही नॉलेज नहीं था और उन्होंने अंग्रेज़ी का हिंदी रूपांतरण कर दिया और वो भी गलत-सलत शब्दों से कर दिया। तो ख़ैर अब यही है हम लोग की साइकोलॉजी में शब्द का मतलब तो क्या कर सकते हैं, वही समझना है, आंसर में वही बनाना है। लेकिन इसीलिए इंग्लिश सबसे बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं। कई दफ़ा मनोविज्ञान में ऐसे-ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिसका हिंदी में कुछ और अर्थ होता है, मनोविज्ञान में कुछ और अर्थ है, तो दिमाग भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या है यार मतलब क्या ही ढीला-ढालापन है एकदम। तो चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि सेंसेशन जो है ये इस स्टेज पे क्या होता है कि जो स्टिमुलस है, वो हमारे इंद्रिय को प्राप्त होता है और इंद्रिय क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है अनुभूति में, ठीक है? तो अनुभूति में जब कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद क्या है कि अब हर समय जैसे साउंड है, अभी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि आपके आस-पास और कोई आवाज़ नहीं हो रही होगी? बहुत सारी आवाज़ें आपकी आपके आस-पास हो रही होगी मतलब और उन सारे आवाज़ों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा, आपका ध्यान जा रहा होगा मेरी आवाज़ पे, ऐसा हम अनुमान करते हैं। हो सकता है किसी अन्य आवाज़ पे भी हो अगर वो आवाज़ आपके आस-पास ज़्यादा लाउड हो, ठीक है? तो ये इस बात पर डिपेंड करता है, ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो सिग्नल आपको मिल रहा है, ठीक है? जो उद्दीपक आपको मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, है ना? उसकी उसके गुण क्या-क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं, लेकिन
उधर से कोई बहुत ही मनमोहक आवाज़ और अचानक से सरप्राइज़िंग सी आ जाए, जानी-पहचानी और बेहद मनमोहक सी आवाज़ आए, तो ध्यान उस तरफ जाएगा ही जाएगा, है ना? ये उस आवाज़ की क्वालिटी है और दूसरा आपके ब्रेन का प्रोसेसिंग है कि ब्रेन इस तरीके से बना ही है कि उधर आवाज़ आएगा। तो ये चीज़ क्या है कि एक अटेंटिव स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टिमुलस पे एक बार हम लोग स्टिमुलस के बीच में घिरे हुए हैं ना, चारों तरफ केओस है, माया का संसार है पूरा, उसमें हम बीच में हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जो ज़रूरी होता है उसी पे। तो उन सारे जो स्टिमुलस है उसको हम लोग पे इंद्रियों पे पड़ते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियाँ क्या करती है? उसको सेंसेशन में कन्वर्ट नहीं करती है, रिसीव करती है और यहाँ से रिजेक्ट कर देती है। जिसको एक्सेप्ट करती है, केवल वही सेंसेशन बनता है। जैसे अभी आपके स्किन को क्या वायु दाब फ़ील हो रहा है? हवा का दबाव फ़ील हो रहा है आपकी स्किन को? नहीं फ़ील हो रहा है। लेकिन वो दबाव क्या है? वो प्रेशर है, मैकेनिकल प्रेशर है हवा का, वो नहीं महसूस हो रहा। मगर अगर मुँह से कोई व्यक्ति आके नज़दीक आकर के फूँके, तो वो महसूस होगा ना? बिल्कुल होगा। कोई व्यक्ति आपको स्पर्श करे, दबाव पड़े आपके शरीर के अंग पर, तो वो महसूस होगा? बिल्कुल होगा। तो वही चीज़ है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनका काम है फ़िल्टर करना कि किन चीज़ों को सेकंड स्टेज में भेजा जाएगा, ध्यान देने के स्टेज में और किन को नहीं भेजा जाएगा। अब जिन चीज़ों पर ध्यान जाता है, उस वो परसेप्चुअल स्टेज वहाँ पे क्या होता है कि उसका परसेप्शन होता है, यानी उसका हमें पता लगता है, ठीक है? अच्छा ऐसा हुआ, इस पे ध्यान गया और इस पे ध्यान नहीं गया, वो क्या हुआ? पता ही नहीं लगा, वो हुआ नहीं हुआ, पता नहीं। और लास्ट में तब आता है कंसेप्चुअल स्टेज, अंतिम स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि अच्छा ये ऐसा हुआ। अगर किसी ने टच किया तो पता चला कि हाँ, किसी ने टच किया और पता समझ में आया कि हाँ, किसी ने हमें स्पर्श किया है। लेकिन अगर आप बेहोशी की हालत में रहेंगे, आपको कोई व्यक्ति स्पर्श करेगा, तो आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो ये 4 स्टेजेज़ हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है? ऑर्गन्स ऑफ जो रिस्पॉन्स है मतलब जो प्रतिक्रिया होती है, उसके जो अंग हैं हमारे शरीर में, वो ये जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है? तो इसको 3 प्रकार में बाँटा गया है। पहले प्रकार को कहा गया रिसेप्टर्स जो ग्रहण करते हैं, उनको हिंदी में ग्राही कहा गया है। दूसरे प्रकार को कहा गया है कनेक्टर्स जिसको शायद हिंदी में संयोजी कहते होंगे। और तीसरा है इफेक्टर्स, ठीक है? इफेक्टर्स जो प्रभाव डालते हैं, जो परिवर्तन लाते हैं। तो 3 स्टेप में आप समझ रहे हैं कि एक तो ग्रहण हो रहा है और दूसरा ग्रहण होके क्या है संचरण हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह संचरण हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि उस संचरण जब इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह चली गई, तो अब उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे करना क्या है, वो जो है डिसाइड होता है कि शरीर में क्या होना है। यानी कि भौतिक जो बाहर से स्टिमुलस मिला, इसके हिसाब से हमारा शरीर ये डिसाइड कर रहा है कि शरीर को क्या करना है। तो क्या हम अपने वातावरण से कंट्रोल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, है ना? हमारा जो वातावरण है, वो भौतिक स्तर पर चीज़ों को डाल-डाल करके हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एक डिस्कशन किया था साउंड वाली बात का कि इंद्रियाँ क्या करती हैं, रिजेक्ट करती हैं और फिर उसको जो सेलेक्टिव अटेंशन के प्रोसेस है, उसको अटेंशन दे करके उस सर्टेन स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है और उसको आगे ले जाती है। जो लोग मेडिटेशन या ध्यान वगैरह किए होंगे कभी प्रैक्टिस, तो उनको पता होगा कि जब आप लंबे समय तक ध्यान वगैरह करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके जीवन से सदा के लिए जो है ना लगभग छूटने-छूटने के कगार पर आती है, जिसमें कि एक आवाज़ भी होती है। ध्यान करने वाले लोगों को नॉइज़ बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो शोरगुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप 5 साल, 6 साल, 7 साल से लगातार ध्यान कर रहे होंगे या करेंगे, तो एक समय ऐसा हो जाएगा ना कि आपसे आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सेलेक्टिव अटेंशन वाली चीज़ है, ये पता नहीं साउंड सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या है कि आपको एकदम बहुत हर तरह की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है और पूरे ज़ोर-ज़ोर से और स्पष्ट सुनाई पड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि कान की सुनने की क्षमता बढ़ गई है। तो ऐसा लगता है, ठीक है? तो मेबी कुछ होता होगा ब्रेन में। तो हम लोग उसको क्या समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी आम आदमी को लेते हैं जिसको नहीं परेशानी है, वो डीजे बज रहा है, ये वो है, उसका क्या है ब्रेन आराम से फ़िल्टर कर रहा है सारे साउंड्स को और जिसको सुनना चाहिए, जिसको अच्छा लगता है उसको उतना ही है, उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। पर ध्यानी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा ऐसी चीज़ों से। चलिए, तो हम लोग जानते हैं ऑर्गन ऑफ रिस्पॉन्स में कि सबसे पहले जो ग्रहण करने का काम है
जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको कौन ग्रहण करेगा? इंद्रियाँ ग्रहण करेंगी। इंद्रियाँ कौन? जैसे कि आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, इसको जीभ कहते हैं, स्किन है। तो इस तरीके से जो इंद्रियाँ हैं, वो ग्रहण करेंगी और वो ग्रहण करके संचारित करेंगी किसको? ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को। ब्रेन और नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ब्रेन और नर्वस सिस्टम का काम है, नर्वस सिस्टम का मेनली काम है रिले सेंटर का। जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, वो ट्रेन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती हैं। तो ये हुआ और उसके बाद ब्रेन क्या होगा? ब्रेन हो गया कमांड सेंटर की तरह, जैसे कैपिटल होता है ना, वो कैपिटल हो गया पूरे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का। अब वो जो इन्फॉर्मेशन आई, उसको समझना, ये क्या है और उसे क्या करना है, इस चीज़ का डिसीज़न कौन लेता है? ब्रेन लेता है और फिर क्या करना है उसका आदेश पारित कर देता है किसको? अपने अन्य कर्मचारियों को। तो ब्रेन क्या है एक तरीके से हमारे बॉडी का ऑफिसर है, ठीक है? बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आई उसके टेबल पे आएगी, ठीक है? ये जो नर्वस सिस्टम वगैरह है, ये सब क्या है? सारे कर्मचारी हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या है? जैसे गेट कीपर होता है, जैसे कोई मिलिट्री छावनी है मान लीजिए, तो उसपे बाहर में गेट पे गेट कीपर बैठा होता है। वो किसको अंदर आने देगा, किसको अंदर वहाँ पे क्या है कि सब लोग आते जाएँगे, लेकिन वहाँ से गेट कीपर से कुछ ही लोग अंदर जाएँगे। तो जो लोग अंदर आए, वो लोग जो अंदर आए तो अंदर जो छावनी का गेट है, गेट से लेकर के अंदर ऑफ़िस तक पहुँचेंगे। तो ऑफ़िस तक पहुँचाने वाला जो है वो जो सिस्टम है वो क्या है? नर्वस सिस्टम है, हमारा तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिकाओं के माध्यम से जो हमारा स्टिमुलस है वो कहाँ तक पहुँचता है? ब्रेन तक। अब ऑफ़िस तक पहुँचा, ब्रेन जो है बैठा हुआ है कर्नल, ठीक है? अब वो डिसाइड करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आई उसका क्या करना है, उसको खाना है, पचाना है, कहाँ उसको इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ लागू करना है, ठीक है? मान लीजिए कि आदेश आया कुछ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डाकिया लेके आया, इसने सेंस ऑर्गन ने अंदर जाने दिया, ठीक है? नर्वस सिस्टम जो है सड़कें हो गई, उसके रास्ते ब्रेन तक पहुँचा, उसके बाद अधिकारी ने डिसाइड किया कि हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कर्नल ने ये डिसाइड किया कि ऐसा-ऐसा आदेश आया है और उस आदेश का पालन कौन करेगा? कर्नल बैठा हुआ है क्या है? वो एक इंटेलिजेंट बीइंग है, वो एक ऑफिसर है, वो एक अधिकारी है, उसका काम है चीज़ों को मैनेज करना, काम करवाना सबसे, ठीक है? चीज़ों को समझना, समझाना, एक पूरा यूनियन बनाए रखना, सिस्टम मेंटेन करना, सारा कुछ है। लेकिन सब काम करने के लिए क्या है? अलग-अलग ऑर्गन्स है, जो कि कर्मचारी हैं। तो ये क्या करेगा? अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आदेश आया कि भाई फलाने बॉर्डर के पास जो है गोला-बारूद की सप्लाई बढ़ा दो, वहाँ पे संभावना है कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको हेवी फायर फाइट करनी पड़े। तो आपने क्या किया कि आदेश पारित किया कि हाँ भाई फलना कंपनी, फलना ट्रुप इस बॉर्डर पर आप लोग के पास गोला-बारूद का इतना सप्लाई भेजा जा रहा है। आप लोग फायर फाइटिंग का अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए, जितने भी जवान हैं सबकी छुट्टी कैंसल कीजिए और सबका फिजिकल से 1 नंबर होना चाहिए। सारे हथियार साफ-सुथरे होने चाहिए और सारे इक्विपमेंट्स सबके दुरुस्त होने चाहिए। 2 से 3 दिन के अंदर हेवी फायर फाइट की आशंका है, सूचना पहुँचा दिया। अब फायर फाइट कौन करेगा? ब्रेन करेगा क्या जाके? लड़ाई, गोला-बारूद, पटाखे ये सब कौन बजाएगा? ब्रेन नहीं बजाएगा, बजाएगा कौन? उसका कर्मचारी जो सैनिक वहाँ पर तैनात है बॉर्डर पे। तो इस एनालॉजी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ब्रेन क्या करवाता है? काम करवाता है। तो रिसेप्टर से गया कहाँ पे इन्फॉर्मेशन? ब्रेन के पास। किसके माध्यम से? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, ठीक है? और फिर ब्रेन ने क्या किया, इफेक्टर्स को भेजा, जो जिसमें कि इफेक्टर्स यानी लागू करने वाले, है ना? चीज़ों को, आदेश को बजाने वाले, वो कौन है? हमारी मांसपेशियाँ हैं और हमारी ग्रंथियाँ हैं, मसल्स और ग्लैंड, ठीक है? अब जैसे कि कोई खतरा आया सामने, ठीक है? कोई जंगली जीव अचानक से प्रकट हो गया अंधेरे में और गुर्रा रहा है और आप फँस गए, आपको लग रहा है कि अभी ये मेरा शिकार करेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये किसने अंदर ली? ठीक है? ये अंदरली से आपके सेंस ऑर्गन्स ने, आपके कानों ने आवाज़ सुनी, आपकी आँखों ने एक डरावना दृश्य देखा जिसमें कि एक बड़ा-सा जानवर जो है अपने नुकीले दाँत और पंजे आपको चमका रहा था, रात में अंधेरे में उसकी आँखें चमक रही थी, ठीक है? उसके साँस की जो गर्म हवा वो आपको महसूस हो रही थी, आपको पता चल रहा है कि आपके मुँह से बेहद नज़दीक है और आप बेहद लाचार हैं। तो सारे सेंस ऑर्गन ने मिलके नर्वस सिस्टम को भेजा, नर्वस सिस्टम ने क्विकली ब्रेन को भेजा, ब्रेन ने बोला कि भाई इमरजेंसी, एकदम इमरजेंसी अलार्म बजा दिया बॉडी का और बॉडी में अलार्म बजा दिया। अलार्म का क्या सिस्टम है? किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड होता है, ठीक है? तो वहीं पे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो है हार्मोन रिलीज़ होते हैं। एड्रेनालिन जब खतरे की घंटी बजती है दिमाग में, तो एड्रेनालिन जो है हार्मोन क्या होता है, वो ग्लैंड छोड़ देता है पूरे ब्लड में, जिससे शरीर में अचानक एकाएक बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, ठीक है?
और दिमाग भी तेज काम करने लगता है। हार्ट तेजी से जो है हार्ट के बीट करने की स्पीड बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग, दिल, बॉडी सब कुछ तेजी से काम करने लगता है और बॉडी में पेन सेंसिटिविटी कम हो जाती है उस समय के लिए। यानी कि आपका शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो वैसे में क्या होगा कि आपको अगर प्रहार करना होगा तो आप भीषण प्रहार बहुत ज़ोर से कर सकते हैं उस वक़्त। तो उस वक़्त अगर आप प्रहार करेंगे एड्रेनालिन के इफ़ेक्ट में आपको चोट लगेगी, तो आपको वो चोट महसूस नहीं होगी। चोट महसूस नहीं होगी तो क्या होगा? ये आपकी सुरक्षा के लिए अच्छा है, आप जान बचा के भाग सकते हैं। मान लीजिए कि सामने लकड़बग्घा था, उसने आपका जाँघ का मांस काट लिया और उस टाइम एड्रेनालिन के रश में आपको ये चीज़ का इतना भीषण दर्द नहीं हुआ। दर्द हुआ लेकिन उतना ज़ोर से नहीं हुआ क्योंकि आपका पेन टॉलरेंस बढ़ा हुआ था। तो ऐसे में क्या हुआ, आप भाग पाए वहाँ से। लेकिन अगर एड्रेनालिन नहीं होता है, आपके शरीर में कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण एड्रेनालिन नहीं प्रोड्यूस होता, तो जैसे वो मांस गथाता, वैसे ही आपका हालत इतना दर्द से इतनी ज़्यादा आपकी हालत खराब हो जाती कि आप या तो बेहोश हो जाते या तो गिर पड़ते और आप उसका आहार बन जाते। जैसे हमारी जो एक आम इंसान के जो मुक्के होते हैं, ठीक है? जो पंचेज़ होते हैं, ये नॉर्मली जो लोग अनट्रेन्ड हैं, अगर आपका हाथ कितना भी मजबूत है, ठीक है? आप कितना भी खाते-पीते हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरा हाथ-वाथ तगड़ा है, आप किसी आदमी को सिर्फ़ 10 मुक्का उसके पंजराठी पे मार करके देखिए, अगर दूसरे दिन हाथ पकड़ के नहीं बैठ गए सीखने के लिए तब बोलिएगा। तो जो आपका पंच आपको इतना मजबूत लगता है, एक आम आदमी के रिब केज पे अगर 10 बार आपने मुक्का ज़ोर-ज़ोर से मार दिया, तो दूसरे दिन आपके हाथ में सूजन आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके बॉडी की वो क्षमता नहीं है। लेकिन अगर एड्रेनालिन रश में है, तो क्या करेंगे? तो मारेंगे तो उस टाइम पे पता नहीं चलेगा। आप 10-20 मुक्का मार के 50 मुक्का मार के लगातार जो है, उसकी हालत खराब कर देंगे। उस टाइम तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो आपको मिल जाएगा लड़ाई में एडवांटेज। बाद में जब आप घर जाएँगे, ठंडाएँगे तब पता चलेगा कि हाथ-वाथ सूज गया है, अंदर के टेंडन्स जो है टूट गए हैं और इसको 4 से 5 दिन हील करने में लगेगा। ये नॉर्मल हाथ की क्षमता है क्योंकि हाथ की हड्डी की जो उँगलियाँ हैं, ये इतनी मजबूत नहीं होती जितना किसी के पंजराठी की हड्डियाँ होती है, रिब केज की। तो उल्टा हाथ का मतलब उस प्रहार का इम्पैक्ट उसके रिब केज पर ज़्यादा जो जो पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपके हाथ पर पड़ता है, अनट्रेन्ड व्यक्ति के लिए। इसीलिए जिन्हें ऐसा काम करना होता है या किया जाता है या जो जो जिनके काम में या जिनके स्पोर्ट्स में ऐसी चीज़ें शामिल है, तो उसको बार-बार पंचिंग करा के उसके हाथ के नकल्स को मजबूत करवाते हैं हम लोग। ताकि हर टाइम क्या है एड्रेनलिन रश नहीं आए। एड्रेनलिन रश जब आता है तो क्या करता है कि हमारे बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स को एक बार में ना ऐसे आग में पेट्रोल डाल देते हैं, भक-भका के जल जाता है। सारे न्यूट्रिएंट्स को एक बार में एकदम पूरा यूज़ कर लेता है, पूरे बॉडी के ग्लूकोज़ का और उसके बाद क्या होती है कमज़ोरी होती है, जब आप रेस्ट करेंगे तो। तो हम लोगों ने समझा कि कैसे जो है ब्रेन जब अलार्म स्विच दबाता है, तो एड्रेनलिन क्या होता है, हमारा ग्लैंड है एक एड्रेनलिन ग्लैंड, वहाँ से एड्रेनलिन ब्लड में सिक्रीट होता है और सारे ऑर्गन्स में हम लोग थोड़ा देर के लिए सुपर मोड में आ जाते हैं। और मसल्स भी जो है उस दौरान एड्रेनलिन क्या करता है, मसल्स को भी हार्ड और पंप कर देता है उस टाइम पे, मसल्स भी कठोर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं कि ताकि अगर अचानक से कुछ हैवी लिफ्ट करना है या धक्का देना है, तो उसके लिए मसल तैयार हो जाए। कमज़ोर आदमी को भी उस टाइम पे ताकत आ जाती है। तो इस तरीके का जो है सिस्टम हम लोगों ने समझा कि ऑर्गन्स ऑफ रिस्पॉन्स जो है किस तरीके से काम करता है। तो अब इसको जो अगर चार्ट के वे में या डायग्राम फ्लो चार्ट के वे में हम लोग देखें, तो स्टिमुलस क्या हो जाएगा? सेंसरी ऑर्गन में जाएगा। सेंसरी ऑर्गन कहाँ भेजेगा इसको? इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में भेजेगा। ब्रेन कहाँ भेजेगा? 2 जगह पे भेजेगा, मसल्स में और ग्लैंड्स में। तो जैसे कि कोई चीज़ कोई तावा है, कोई तवा को आपने गर्म तवे को आपने हाथ से स्पर्श किया। अब जब स्पर्श किया, तो क्या हुआ? स्पर्श करते ही आपने हटा लिया हाथ तुरंत। तो क्या हुआ कि वो जो आपने स्पर्श किया तो वो टेम्परेचर की जो वैल्यू थी स्टिमुलस की, वो पहले ब्रेन को गई। आप कोई भी गर्म चीज़, गर्म तवा या कुछ ऐसे छूते होंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ मतलब सेकंड तो नहीं, कुछ मिलीसेकंड के बाद ऐसा नहीं है कि हाथ लगाते ही एकदम हटा देते हैं। कुछ मिलीसेकंड लगता है और फिर आपको गर्मी लगती है और फिर आप हटाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाथ को जो है ना मतलब उतने देर के बाद जो है गर्मी लगनी शुरू हुई, तब तक हाथ ठंडा था, इतने देर में इतना गर्म हो गया तब जाके नहीं। उसको नर्व को पता चला, नर्व ने पहले भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने फिर मसल को बोला कि भाई ये जो है ना हाथ जल जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तुम जो है पिच करो और हाथ को हटाओ और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स डेवलप हुआ और क्या किया हमने झटके से हाथ को हटा लिया। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि उस बीच में कुछ मिलीसेकंड का गैप भी होता है। वो गैप जितना कम है, समझिए कि उसके मोटर न्यूरॉन्स और
सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों उतने ज़्यादा अच्छे शेप में काम कर रहे हैं। वो गैप जितना, मतलब ये नहीं कि जान के गैप करना है। एक्चुअली में देखिए जितना गैप अगर आपको कम लग रहा है तो आपका नर्वस सिस्टम उतने ज़्यादा हेल्थ में है, और अगर वो गैप ज़्यादा लग रहा है तो नर्वस सिस्टम की हेल्थ या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, या तो आपने किसी तरीके से अपने बॉडी को उस चीज़ के लिए ट्रेन कर लिया है कि आपकी बॉडी वैसे टेम्परेचर्स को सह सकती है। उस ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स पर आपने विजय पा ली है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे देखिए, हम लोग आते हैं सेंसेस पे, हम लोग सेंसेस की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग सेंसेस की बात करते हैं तो आम धारणा जो है कि कितनी इंद्रियाँ हैं हमारे शरीर में, तो वही है कि 5 हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। पहला सेंस ऑर्गन क्या है? आई है, दूसरी सेंस ऑर्गन ईयर है, तीसरी जिह्वा है जिसको हम लोग टंग कहते हैं। तो आईज़ क्या करती है? अब हम लोग एब्सोल्यूट साइंस की बात कर रहे हैं, है ना? हम लोग केवल ऐसी बात नहीं करें कि आई क्या कर रहा है, तो आई देख रहा है। अब देखना क्या होता है भाई? कुछ नहीं है, देखना तो एक अनुभूति है ना। वास्तविकता में क्या है देखना? ये सिर्फ़ एक अनुभूति है। आपका जो माइंड है, वो आपका माइंड क्या कर रहा है, रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है। वो चीज़ें सामने वास्तविकता में हैं कि नहीं फिज़िकल वर्ल्ड में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप जो चीज़ों को देख रहे हैं सामने से ऐसे-वैसे, वो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे हमने हमेशा कहा है कि जो लाइट होती है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी किसी मीडियम में प्रवाहित होती है, बिजली किसी मीडियम में प्रवाहित होती है, ठीक है? या फिर 2 चीज़ें हैं धरती पर, एक तो विद्युत और दूसरा चुंबकत्व। हमारी धरती क्या है? एक चुंबक है, और विद्युत जो है एक चीज़ हम लोग जान रहे हैं कि विद्युत प्रवाहित होती है। हम लोगों ने यही जाना समझा है कि विद्युत को प्रवाहित होने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? और हम लोगों को लगता है कि हवा से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। लेकिन ये हम लोगों ने अपने समझने के लिए ऐसा बनाया है। धर पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जो खाली है। जैसे हम लोग स्पेस को समझते हैं ना कि स्पेस खाली है, स्पेस खाली थोड़ी ना है। कहते हैं कि स्पेस क्या है? स्पेस में कुछ नहीं है। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष खाली जगह है। भाई खाली जगह नहीं है। तुलनात्मक रूप से वो आपको खाली नज़र आती है। जैसे कोरोना वायरस जैसा एकदम छोटा-सा जो है, कोरोना वायरस से भी छोटा मान लीजिए कोई बहुत छोटा वायरस हो, ठीक है? वो अगर हमारे दाँतों के बीच में होगा, तो उसको क्या लगेगा पता है? हमारे 2 दाँतों के बीच का जो गैप है, वो उसके लिए इतना बड़ा होगा जैसे हमारे लिए जो है धरती और सूर्य के बीच का गैप है। तो हमें क्या लगता है कि तो पूरा का पूरा खाली है, वहाँ पे धरती है, वहाँ पे सूर्य है, अगर हम अंतरिक्ष में रहेंगे तो इसीलिए हम लोग जो है अज्ञानतावश क्या कह देते हैं कि अंतरिक्ष खाली है, जहाँ कुछ नहीं है, स्पेस में वैक्यूम है। वैक्यूम बिल्कुल नहीं है, वहाँ क्या है विरलता है, उतनी डेंसिटी नहीं है, और धरती पे क्या है चीज़ों में सघनता है, नज़दीक-नज़दीक है। तो अगर आप एक वायरस होते और किसी इंसान के नस के अंदर होते, ठीक है? जैसे हमारे सर ब्लड की जो क्या सर वो 1 नंबर से आज से फिर से समझा दीजिए सर, नेटवर्क इशू हो गया था तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था। ये 1 सब हो नंबर, गया है सर। नहीं ये अच्छा सब हो कौन-सा? गया और ऊपर ये हाँ आइज़ जी हाँ वाला, जी सर। ठीक है। तो आइज़ की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो दिख रहा है हम लोग के आस-पास, तो इसको हम लोग साइंटिफिक वे में देखेंगे, प्रॉपर साइंटिफिक वे। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को, ठीक है? जनरल नॉलेज के वे में नहीं, एब्सोल्यूट साइंस की बात हम कर रहे हैं। वो यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हम लोग कहते हैं, ऐसे आसान भाषा में हम लोग समझ सकते थे कि लाइट जो है, लाइट को आइज़ डिटेक्ट करती है और उससे विज़न बनता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सेंसरी सिस्टम्स, जो साइकोफिजिक्स के अंतर्गत भी आता है। तो हम लोगों को फिजिक्स के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देखना है। तो आइज़ जो है, आइज़ एक्चुअली में क्या है? हमें लगता है कि विज़न का ऑर्गन है, दिखाई पड़ती है ऐसी चीज़ें बस। लेकिन विज़न क्या है? अगर आप पूछते हैं दृष्टि क्या है, तो आपको पता चलेगा कि इसको समझने के लिए 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक है चुंबकत्व और दूसरा है विद्युत, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज़्म। हमारी धरती क्या है? एक मैग्नेट है। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को एक मीडियम, एक माध्यम चाहिए प्रवाहित होने के लिए। लेकिन ऐसा तो हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है। तो क्या बिजली जब गिरती है आसमान से ज़मीन पे, तो बीच में क्या कोई तार लगा होता है क्या? क्या कोई माध्यम होता है क्या? कैसे बिजली प्रवाहित हो जाती है? तो ये बात जो है ना, ये डिफरेंस डिपेंड करता है चालकता पे। चालकता जिसको विद्युत चालकता आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा।
कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिजली को जाने के लिए एक चालक तार की आवश्यकता होती है। अब अगर उस तार को ध्यान से देखें, तो कोई भी चीज़ विद्युत का सुचालक या कुचालक कब होता है? जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बंधे हुए नहीं है, घूम रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मटेरियल के अंदर होते हैं, तो उसको हम लोग धातु कहते हैं। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाती है। लेकिन जिस चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं जिस चीज़ के अंदर, तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जा सकती है। तो ये चीज़ तो इलेक्ट्रॉन की बात सॉलिड में हो गई। लेकिन सॉलिड स्टेट के अलावा हमारी प्रकृति में क्या है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट में एयर है, और हम लोग जानते हैं कि लिक्विड में और गैस में जो बिजली का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, आयंस के माध्यम से होता है। ठीक है। अगर ये बेसिक फिजिक्स आप लोग का किसी का भी अगर क्लियर नहीं होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। आयंस क्या होते हैं? आयंस जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? और किसी चीज में से, और किसी चीज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। अब मान लीजिए कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की संख्या एक ज्यादा हो गई, तो वो क्या हो गया, आयन हो गया। ठीक है, वो पॉजिटिव आयन हो गया। किसी चीज में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से ज्यादा डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, तो प्लस बराबर माइनस था, तो टोटल चार्ज जीरो था। अब ऊपर से हमने माइनस डाल दिया, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, माइनस हो गया। तो वो आयन क्या हो गया, निगेटिव आयन हो गया। तो जब निगेटिव आयन हो गया इलेक्ट्रॉन की तरह, तो वो फिर बिजली के लिए कंडक्टिंग मीडियम बन गया। तो पूरे वातावरण में, भले ही हवा को हम लोग कुचालक समझते हैं कि हाँ, हवा से झटके नहीं लग सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है। अगर आपके रूम में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई, ठीक है, अगर आपके आसपास मेटल कटिंग का काम होता है, और आपके आसपास जो है हवा में आयंस बहुत प्रोड्यूस्ड हैं, और आप बिजली के तार के बगल में खड़े हैं, आपको वायरलेस होने के बावजूद भी झटका मार देगा। समझे? बिजली के तार या कुछ ऐसी चीज है मेटल जिसमें करंट बह रहा है। तो ये एक्चुअली ओवरऑल अगर आप देखें, तो ये पूरा का पूरा जो संसार है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या है, ये इसमें विद्युत प्रवाहित कहीं भी हो सकती है, और उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। उन्हीं में से एक रूप है विद्युत के प्रवाहित होने का, लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक तरंग है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से, जैसे रस्सी में नहीं चोटी कहते हैं ना, दो ऐसे तार, दो ऐसे चोटी जो गुथी रहती है, दो ऐसे हेयर के स्ट्रैंड्स रहते हैं दोनों से ऐसे करके, दो धागों से, वैसे ही दोनों वेव्स आपस में गुथते हुए जब चलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय जो है तरंग को आप लोग जानते हैं, तो तरंग की अलग अलग आवृत्ति होती है, अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की भी होती होंगी, बिल्कुल सर होती है। इसी के आधार पे तरंगों का वर्गीकरण है। ठीक है, मान लीजिए कि ये ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग एम्पलीट्यूड है, तो सबका जो है ना बंटवारा कर दिया गया है। कुछ तरंगों को रेडियो वेव के नाम से जाना जाता है, कुछ तरंगों को जो है ना अलग नाम से यूएचएफ वेव्स के नाम से आता है, कुछ तरंगों को कुछ और नाम से आता है, और इसी में से कुछ एक पार्ट को हम लोग विजिबल लाइट के नाम से जानते हैं। तो हमारी आँखें क्या है? हमारी आँखें सिर्फ़ एक लाइट का सेंसर नहीं है, हमारी आँखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस करती हैं। हमारे आँखें एक तरीके से समझिए कि वातावरण में मौजूद अदृश्य करने का ऑर्गन है, सेंसर है। तो ऐसे हम लोगों को समझना है। तो इसीलिए कहते हैं कि आइज़ के लिए जब स्टिमुलस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन में अगर लाइट ना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, 4 ऑप्शन में से, तो ज़्यादा सटीक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि इस चीज़ के रहते हुए आप लोग लाइट मार करके आइएगा। ठीक है? और अगर ये नहीं है तब तो लाइट होगा। ठीक है? या हो सकता है इसको मल्टीपल चॉइस के वे में पूछ दें, ए, बी, सी या डी आँखें क्या डिटेक्ट करती है? ए में दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाइब्रेशन, बी में दे दिया कुछ और, सी में दे दिया लाइट, और नीचे ऑप्शन में पूछ दिया इसमें से कौन सही है, तो सही क्या होगा, ए एवं सी दोनों। जिसमें जिसमें कि ऑप्शन ये होगा कि ए एवं सी दोनों वो सही होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना। तो हमारी आँखें क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन को डिटेक्ट करती हैं, और उसको ब्रेन क्या करता है कि इमेज के रूप में फॉर्म करता है।
जैसे अल्ट्रासाउंड में आप लोग देखते हैं कि इमेज आता है, ठीक है? तो जितने भी दुनिया में इमेजिंग की पद्धतियाँ हैं, चित्र बनाने की पद्धतियाँ हैं, जितने भी चित्र हैं, वो सारे चित्र बनाए जा रहे हैं, समझे? वो रियल में कहीं है नहीं, वो तरंगों को छोड़ा जा रहा है, तरंगे कितनी-कितनी दूरी से टकरा करके आ रही हैं। अब आप लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, इतना तो आप लोग सब जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मान लीजिए एक सर्टेन स्पीड से हम कोई तरंग छोड़ें और उसको वापस आने में कितना टाइम लगता है मेरे पास, ठीक है? इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इससे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। जो चमगादड़ होते हैं इसी का तो यूज़ करते हैं ना उड़ने के लिए, उनको दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो क्या करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है आवाज़ें निकालते हैं अपने मुँह से। अगर आप किसी चमगादड़ को पकड़े होंगे या देखते होंगे कि चमगादड़ ऐसे लगेगा कि मुँह खोल के कुछ बोलना चाह रहा है, इवन उसका कंठ आपको हिलता हुआ दिखाई देगा लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगी? क्योंकि चमगादड़ अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ कर रहा है। उसका गला आवाज़ निकाल तो रहा है, वो चीख भी रहा है पर हम सुन नहीं पा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चमगादड़ ऐसे-ऐसे गला हिला रहा है, मुँह खोल रहा है, तो हमें लगता है कि वो खाना माँग रहा है, पानी माँग रहा है, वो आवाज़ नहीं दे रहा है, बल्कि वो आवाज़ दे रहा होता है। और चमगादड़ क्या करता है कि इसी चीज़ का यूज़ करके उसका दिमाग क्या करता है, एक पिक्चर क्रिएट करता है, अपने आस-पास के स्पेस का। इसको कहते हैं हम लोग 3D, इसको कहते हैं स्पेशियल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग का दिमाग भी वही करता है। चमगादड़ का भी दिमाग वही करता है। लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सेंसर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन का यूज़ करता है और चमगादड़ का मैकेनिकल वाइब्रेशन का यूज़ करता है। चमगादड़ जो है सोनोग्राफिक इमेजिंग की यूज़ करता है, ठीक है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी भी आप लोगों ने सुना होगा। अब आज बताते हैं कि सोनोग्राफिक क्या होता है। सोनोग्राफिक इमेजिंग का यूज़ करता है और हम लोग, हमारी आँखें और जो कैमराज़ हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजिंग करती हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजिंग करती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजिंग और सोनोग्राफिक इमेजिंग क्या है? बेसिकली देखिए दोनों में क्या है वाइब्रेशन है, इसका मतलब क्या है दोनों तरंगे हैं, ठीक है? जब दोनों तरंगे हैं और तरंगों को एक ख़ास स्पीड से अगर छोड़ा जाएगा, स्पीड अगर फिक्स हो जाए, टाइम अगर पता लगा लिया जाए कि हाँ, कितना टाइम में जो है आ रहा है लौट करके तरंग, तो डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मूर्ति सामने में खड़ी है, आपके पास दृष्टि का गुण नहीं है, आप सभी लोग इमेजिन कीजिए 1 मिनट के लिए आँख बंद करके कि आप सब लोग अंधकार वाले रूम में बैठे हुए हैं, अंधे हैं, ठीक है? और क्या हो रहा है कि आपके पास एक डिवाइस है, जो कि इधर से बीम मार रहा है तरंगों का, ठीक है? उसने मूर्ति के नाक पे तरंग मारा, अब नाक क्या है? आपके बीम, आप उस बीम को मार रहे हैं मतलब अपने जो होंठ है, वहाँ पे रख करके आपने जैसे सीटी को पकड़ते हैं ना बजाते टाइम, वैसे करके आप जो है, वहाँ पे आप मुँह के सामने डिवाइस रखे, उससे एक तरंग निकली, वो सामने बैठे मूर्ति के नाक से टकराई और घूम करके आई। आपके और उस व्यक्ति के नाक के बीच में क्या होगी? जो दूरी होगी, वो पता चलेगी। फिर वो तरंग जो है दोबारा निकली और वो उसके आँख में टकराई। अब नाक और आँख के बीच 2-3 सेंटीमीटर का अंतर तो होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर डिस्टेंस ये जो है हमारे और उसके बीच में 1 मीटर का है, उसका पूरा का पूरा यानी 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है मेरे सीटी और उसके नाक के बीच में, तो आँख के बीच में 101 सेंटीमीटर का होगा, है ना? कपाल के पास जो है फिर वही डिस्टेंस होगा और आँख के नीचे फिर अगर हम आते हैं, गले के पास आते हैं तो 105 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मिलेगा। तो इस तरीके से तरंग बार-बार फेंक करके और तरंग जो वापस आ रही होंगी, उसको डिटेक्ट करके एक क्या होगा कि साउंड से इमेज क्रिएट किया जा सकता है कि सामने क्या चीज़ है। एक डिस्टेंस का अंदाज़ा लग जाएगा और सारे डिस्टेंस को जब अलग-अलग जगह पर ऐसे-ऐसे हम लोग लगाएँगे तो एक 3D पिक्चर बन जाएगा। यही चीज़ है सोनोग्राफिक इमेजिंग, ठीक है? इसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर जो आपके पेट में, छाती में लगाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड का डिवाइस उसके अंदर से आवाज़ निकल रही होती है। इसीलिए जब अल्ट्रासाउंड मशीन होगा, ऑन होगा, देखिए कुत्ता लोग सबसे पहले वहाँ से भागेगा किकियाते हुए, क्योंकि वो आवाज़ उन लोग को सुनाई पड़ती है और उनको टॉर्चर जैसा लगता है कानों में। तो वो आवाज़ क्या करती है, हमारे पेट के अंदर जाती है, पेट के अंदर जहाँ-जहाँ जो ऑर्गन्स हैं उनसे टकराती है और किस-किस टाइम पे, अब वो टाइम स्केल इतना छोटा होता है, समझिए कि सेकंड के हज़ारवें भाग से भी कम में टाइम को नापा जाता है। तब जाके एक्यूरेट जो है, उसके आधार पे डिस्टेंस को क्रिएट करके तब एक मैप बनता है, जो कि हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देखते हैं अल्ट्रासाउंड का। तो ये तो हम लोग समझ गए कि सोनोग्राफिक इमेजिंग ऐसी होती है। तो इमेजिंग क्या हो सकती है? साउंड से
इमेज बनाया जा सकता है और कोई कोई भी तरंग दुनिया में कोई भी कैसी भी तरंग है, उससे ना इमेज बनाया जा सकता है। और ये तो साउंड से इमेज बन रहा था मशीन में। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजिंग, यही सोनोग्राफिक इमेजिंग का यूज़ कौन करते हैं? चमगादड़ यूज़ करते हैं। रडार में, सोनार में, इन सब चीज़ों में सोनार भी रडार का ही एक तरीके का फ़ॉर्म होता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में सोनोग्राफिक इमेजिंग का यूज़ होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजिंग पे हम लोग आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजिंग में बस वही सेम चीज़ होती है, लेकिन तरंगे क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों और हमारी आँखों की एक ख़ासियत है। आँखें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर है। इसने क्या किया है कि जो तरंगे होंगी, बहुत तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होंगी, उसका कुछ रेंज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं? विज़िबल लाइट। क्योंकि ये हमारी आँखों में विज़न का सेंसेशन पैदा करती है और इसमें भी जो अलग-अलग छोटे-छोटे सब डिविज़न्स हैं, वो क्या होते हैं? अलग-अलग कलर्स को पैदा करते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि वाक़ई अगर आप पूछिए तो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई कलर है क्या? धरती पे किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई कलर नहीं है। एवरीथिंग या तो कहिए कलरलेस है या ट्रांसपेरेंट कहिए, जो समझिए। अब जब कलर नहीं है तो क्या है? डार्क कलर का है कि ट्रांसपेरेंट है कि व्हाइट है? ये तो कहना बहुत असंभव है। कलर क्या होता है कि हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा है, हमारे सेंसर जो है क्रिएट कर रहे हैं और इसीलिए बहुत सारे जानवर कलर में नहीं देखते हैं दुनिया को। हम लोग दुनिया को कलर में देख पा रहे हैं, लेकिन बाकी जानवरों के लिए जो है ना दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है? वो व्हाइट के लाइट और डार्क के शेड्स में देखते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि कोई चीज़ लाल साबुन को कौवा जो है मांस का टुकड़ा समझ के लाइव बॉय को देहात वगैरह में पहले जो उठा करके लेके चला जाता था। तो कौवा को वो लाल नहीं दिखाई पड़ता था। कौवा को वो ग्रे के किसी शेड में दिखाई पड़ता था जो कि मांस के शेड से मिलता-जुलता था, तो उसको लगता था कि ये मांस का टुकड़ा है। तो कौवे लाइव बॉय साबुन उठा करके भाग जाया करते थे। तो हम लोगों ने जाना कि जिन चीज़ों को हम कलर्स मान रहे हैं, वो चीज़ क्या है कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक अलग-अलग फ्रीक्वेंसी है। हर एक कलर की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी है। आपने सुना होगा कि कुछ गर्म रंग होते हैं, कुछ कूल रंग होते हैं, कुछ कूल कलर्स होते हैं, कुछ वार्म कलर्स होते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जिस चीज़ पे मान लीजिए कि एक मेटल का हमने एक ठीक है, इतना बड़ा सा एक टुकड़ा रखा, पतला सा पत्थर रखा और इस पे अलग-अलग कलर्स की लाइट हम डाल रहे हैं। तो लाल कलर की लाइट आप डालेंगे, तो इसका टेम्परेचर जल्दी राइज़ होगा, ठीक है? ब्लू कलर की लाइट आप डालेंगे तो इसका टेम्परेचर बहुत कम राइज़ होगा। तो इसी हिसाब से कलर का टेम्परेचर रखा गया है, क्योंकि लाल कलर की जो रोशनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितनी बार वो ऐसे-ऐसे हो रहा है, ठीक है? और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, 1 सेकंड में धीरे-धीरे। तो जितनी बार कोई चीज़ पे, कोई पदार्थ पे कोई चीज़ टकराएगा, जितनी तेज़ी से टकराएगा, टेम्परेचर उतना तेज़ी से बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ये बेसिक सा फिज़िक्स है इसके पीछे। अब हम लोग आते हैं ईयर्स पे। तो हम लोग के पास भी क्या है, जैसे आँखें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए, हम लोग के पास क्या सभी जीवों के पास है। वैसे ईयर्स है मैकेनिकल वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन क्या है? मैकेनिकल वाइब्रेशन इज़ पुश एंड पुल, ठीक है? धक्का देना और खींचना। जो साउंड है, वो साउंड क्या है? हम जिस मीडियम में रहते हैं, हम जिस हवा जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, तो हम लोग क्या है हवा में डूबे हुए हैं। जब आप इससे बाहर निकलेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ओह! जैसे मछली पानी के अंदर डूबी हुई थी और उसको एहसास नहीं हो रहा था, उसको लग रहा था कि हाँ, हम आराम से हैं, वैसे ही हम लोग हवा के अंदर डूबे हुए हैं। हम लोग भी एक तरीके से फ्लूइड के अंदर हैं। बस मछली हम लोग से ज़्यादा घनत्व वाले फ्लूइड के अंदर है और हम लोग कम घनत्व वाले फ्लूइड के अंदर, और उससे भी कम घनत्व वाला ज़्यादा विरल फ्लूइड जो है ब्रह्मांड में है। जैसे कि अभी हम एक एग्ज़ाम्पल उस टाइम दे रहे थे कि अगर आप सोचिए कि एक आप एक बहुत छोटे से वायरस होते और किसी व्यक्ति के अंदर होते, उसकी नसों के अंदर, तो आपको उस व्यक्ति के अंदर का नस में जो सेल्स थे, वो कैसे दिखाई पड़ते? जैसे आप स्पेस में होते कहीं, दूर में एक चंद्रमा दिख रहा है, ठीक है? वहाँ एक सूर्य दिख रहा है और बीच में पूरी जगह खाली है, एक विरल आकाश है जिसमें आप तैर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो ये जो आपकी जो स्थिति होगी अंतरिक्ष में अगर आपको छोड़ दिया जाए, तो वैसी ही स्थिति होती है उस वायरस की। उस वायरस को क्या लगता है कि यही तो ब्रह्मांड है, यहाँ तो कहीं भी जा सकता है। वो वायरस इतना छोटा है कि आपके शरीर से इस पार से पीठ से निकले और इस पीठ से घुसे और इस पार से पेट से आराम से निकल जाए। उसको कुछ कंजेशन या कुछ ट्रैफिक भी नहीं महसूस हो, कुछ ब्लॉकेज महसूस नहीं हो। सारे आपके सेल्स के बीच के जगह स के मुकाबले भी इतना छोटा है कि उसके लिए आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है ब्रह्मांड के जैसा है। तो ये क्या है जो हम लोग कहते हैं कि
सघन है या विरल है, खाली है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, जिसको कि हम लोग लाइट कहते हैं, जो सूर्य से निकलता है, ठीक है? तो वो लाइट क्या है? इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन वो कैसे हमारे आस-पास की चीज़ों से टकरा के हमारे पास आ रही है, उससे हम लोगों में विज़न का सेंस क्रिएट होता है। और जब विज़न का सेंस क्रिएट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते समझते हैं। अब जैसे आप लोग सब जानते हैं कि जो विज़िबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, अगर कोई पदार्थ ऐसा हो जिसने कि उस पूरे एनर्जी को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, उसको पूरा का पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लिया, जो रोशनी आ रही है पूरा का पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लिया और उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो आपको वो पदार्थ कैसा दिखेगा? आपको वो पदार्थ काला रंग का दिखेगा, ठीक है? जैसे अंधकार होता है काला, वैसा दिखेगा। तो मान लीजिए कि आपको वो काला दिखा, तो आपको तो पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी में एक सर्टेन सा छोटा-सा हिस्सा मात्र जो है विज़िबल लाइट के रूप में दिखता है और उसको भी जो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है वो ब्लैक दिखाई पड़ता है। तो इसके अलावा जो इतने सारे वेव्स और फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो मौजूद हैं हमारे आस-पास जिसको हम देख नहीं कर सकते, सेंस नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये प्रश्न नहीं उठता है कि हमारे आस-पास या हम जिस दुनिया को देख पा रहे हैं, हम एक उसका छोटा-सा मात्र हिस्सा देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हों जो कि हमारे देखने की क्षमता में ही नहीं है। तो ये एक अलग प्रश्न है जो मॉडर्न साइकोफिजिक्स के कैटेगरी में आता है। ईयर्स की जब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन, तो इस ये क्या है? ये जो इतने 3 चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका स्टिमुलस है। स्टिमुलस का जो एग्ज़ैक्ट नाम है वो यही है, ठीक है? यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं स्टिमुलस। जो साइंटिफिक टर्म है इन सारे स्टिमुलस के लिए, वो यही है। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग-अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं और ये क्या है सेंसेशन है, उससे फीलिंग क्या होता है, ये है सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, ठीक है? अब टंग की हम लोग बात करते हैं, जिह्वा की बात करें, तो जिह्वा में क्या होते हैं कि जो लार है, जिह्वा के लिए स्टिमुलस क्या है? आप कहेंगे जिह्वा के लिए स्टिमुलस स्वाद है, नहीं भाई स्वाद तो सेंसेशन है ना, स्वाद तो अनुभूति है। जो जिह्वा के लिए स्टिमुलस क्या है कि लार में जो रसायन घुले हैं, वो जिह्वा को स्वाद की अनुभूति कराते हैं। आप जो चीज़ें खाते हैं, जिसको चबाते हैं, ठीक है? जिसको सरल टुकड़ों में तोड़ते हैं, वो चीज़ें क्या है कि आपके लार में घुलती हैं और वो लार आपके जिह्वा से स्पर्श होता है और जब स्पर्श होता है तो आपको स्वाद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन क्या हो गया? टंग हो गया। स्टिमुलस क्या हो गया? लार में घुले रसायन। स्टिमुलस कभी भी जो है कोई खाना नहीं होगा। वो खाना को जब तक आप चबा के लार में घोलेंगे नहीं तब तक वो नहीं। लार में घुले रसायन और दूसरा ये चीज़ हुआ टेस्ट, टेस्ट हो गया, ठीक है? अब हम लोग आगे देखते हैं इसी इंद्रियों के लिस्ट में और कौन-कौन सी इंद्रियाँ हैं। 4 नंबर पे आता है नोज़। नोज़ के लिए क्या है? अब देखिए, लार में घुले रसायन यहाँ पे था ना, यानी द्रव्य में घुले रसायन। जो लार एक द्रव्य है, द्रव अवस्था में घुले रसायन और यहाँ पर क्या है कि गैस में घुले रसायन। इसको इस तरीके से देखिए, है ना? जैसे एक साइकोफिजिसिस्ट देखता है, गैस में घुले रसायन। तो नोज़ क्या करता है कि हमारे जो आस-पास है, जैसे मछली है समझिए, मछली पानी में रहती है, आप पानी में जो है जा कर के आलता जो होता है पैर रंगाने वाला वो डाल दिए एक शीशी, पानी लाल हो गया, ठीक है? तो मछली उस कलर को सेंस करती होगी, नहीं करती होगी, वो तो उसका मैटर है। लेकिन हम लोग भी ऐसे एक मीडियम के अंदर जी रहे हैं, जैसे मछली पानी के अंदर जी रही है वैसे हम लोग हवा एक फ्लूइड कहते हैं हिंदी में, हिंदी नहीं अंग्रेजी में एक शब्द है फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब होता है जो फ्लो कर सके और फ्लो यानी बहाव जिसमें हो, वो 2 चीज़ फ्लूइड वर्ड के लिए फ्लूइड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? एक गैस को और एक लिक्विड को, ठीक है? इन दोनों को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। गैस भी एक फ्लूइड है, लिक्विड भी एक फ्लूइड है। सॉलिड को फ्लूइड नहीं कहेंगे क्योंकि वो फ्लो नहीं कर सकता। तो जैसे मछलियाँ एक फ्लूइड के अंदर कैद है, हम लोग भी एक फ्लूइड के अंदर हैं, जो जो क्या है कि हवा है यानी गैस है। तो गैस में घुले रसायनों को कौन डिटेक्ट करता है? हम लोग का नोज़ डिटेक्ट करता है, ठीक है? और हम लोग को जो सेंसेशन देता है, उसको हम लोग कहते हैं स्मेल, ठीक है? इसी को ओल्फैक्टरी भी कहेंगे, ओल्फैक्टरी ये वर्ड आता है, ये स्टैंडर्ड वर्ड है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ओल्फैक्टरी यूज़ होता है और टेस्ट के लिए गस्टेटरी वर्ड यूज़ होता है।
ये भी लिख लीजिएगा, GUSTATOROY, गस्टेटरी। ठीक है, तो टेस्ट के लिए। साउंड के लिए ऑडिटरी वर्ड यूज होता है, ऑडिटरी। और विजन के लिए तो विजुअल होगा, ये तो पता ही है, वो तो समझ में आ जाएगा, फिर भी लिख देते हैं, चलिए विजुअल। गस्टेटरी मतलब टेस्ट, कहीं पे भी गस्टेटरी वर्ड दिखेगा तो समझ जाइएगा कि टेस्ट की बात हो रही है। सर ऑल्फैक्टरी एक बार वर्ड, बैक कीजिएगा बस। ऑल्फैक्टरी वर्ड दिखाई दे रहा होगा तो मतलब स्मेल से रिलेटेड बात हो रही है। ये हो सब गया सर। टर्म्स ये सब टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं नेट के एग्जाम में, सीधे सीधे ऑल्फैक्टरी गस्टेटरी वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है क्या है। तो नोज क्या कर रहे हैं कि नोज एक सेंसरी ऑर्गन है जिसके लिए स्टिमुलस है, गैस में घुले रसायन, और उससे सेंसेशन अनुभूति क्या हो रही है, स्मेल की अनुभूति हो रही है। 5वें नंबर पे आते हैं हम लोग स्किन पे। एक स्टिमुलस ये है, और दूसरा स्टिमुलस क्या है, कॉन्टैक्ट विथ स्किन, ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि कोई वस्तु का कांटेक्ट होता है इसके साथ, स्पर्श होता है। ठीक है, तो इससे जो है क्या चीज होती है, इससे स्किन से जो है दो चीजें होती है, एक तो टचिंग का सेंसेशन मिलता है, ठीक है, और दूसरा क्या मिलता है कि वार्मथ, है ना, दो तरह का। वार्मथ वार्थ अब वार्म क्या होता है, टेम्परेचर की बात करें तो अगर टेम्परेचर कम है तो ठंडक लगेगी, अगर ज्यादा होगा तो वार्मथ होगा। इसीलिए अब ये मत भूलिए कि सर वार्मथ है तो कोल्ड भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब ही यही है, वार्मथ कम है या ज्यादा है वो चीज पता चलती है। तो स्किन से में जो है आपकी दो चीजें हो गई। ठीक है, तो स्किन एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो कि दो चीजों को पता लगाता है। देगा लाठी में, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसे ही चीजें बनी होती है। हाँ शुभम बोलिए। कहाँ पे? 5 नंबर से, ठीक है, कर देंगे। पहले टेंडन वाला पॉइंट हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो टेंडन और मसल में क्या होता है कि टेंडन भी डिटेक्ट करता है प्रेशर को। ठीक है, जैसे जिम में आप जब हैवी लिफ्ट करने लगते हैं या हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं तो एक टाइम पे आपके टेंडन और मसल जो है ना वो सिग्नल देने लगता है कि भाई रुक जाओ रुक जाओ।
लेकिन आप ज़्यादा जोश में होंगे तो क्या करेंगे? अपने आप को इंज्यूर कर देंगे, ठीक है? तो इससे जो सेंसेशन होता है वो क्या होता है? उसको कहते हैं काइनेस्थेटिक। क्योंकि टेंडन और मसल को पता होता है अपना रेंज ऑफ मूवमेंट, आप कितना दूर तक घूम सकते हैं, है ना? कहाँ तक आप जा सकते हैं, आपके बॉडी का बैलेंस, इससे जो है बैलेंस की अनुभूति होती है, ठीक है? तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है कि प्रेशर डिटेक्ट कर रहे हैं ये लोग कि मसल्स पे कितना प्रेशर कर रहा है, उसकी जो है जानकारी ले रहे हैं, सेंस कर रहे हैं उसको। और 8 नंबर जो होता है, ये होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन द ईयर, ठीक है? कान के अंदर जो होते हैं ना, सेमी सर्किल के आधार के जो है सुरंगें नलिकाएँ पाई जाती हैं। तो ये इसके लिए स्टिमुलस क्या होता है, इसके लिए स्टिम उस उन कैनाल्स के अंदर में फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है? और इसका स्टिमुलस होता है डिस्टर्बेंस इन ईयर कैनाल लिक्विड, डिस्टर्बेंस इन ईयर कैनाल लिक्विड, ठीक है? और इसका भी काम होता है, सेवन होती है बैलेंस की। जैसे अगर आप खड़े होकर के अपने स्थान पे गोल-गोल घूमने लगे, 5, 7, 8 चक्कर लगाए, तो उसके बाद रुकेंगे तो क्या होगा? चक्कर आने लगता है ना? तो जब आपको चक्कर आने लगता है, आपका सिर चकराने लगा। तो सिर जो चकराने लगा तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके ईयर कैनाल के अंदर जो लिक्विड था, उसमें गोल-गोल मोशन पैदा हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। तो इसके कारण आपके बॉडी का बैलेंस गड़बड़ हो गया। अगर आपको कोई पशु, ठीक है? ये एक चीज़ काम की बता रहे हैं आप लोगों को। अगर कभी कोई पशु आप लोगों पे आक्रमण कर दिया, ठीक है? कोई कुत्ता या बिल्ली या गीदड़, लकड़बग्घा कुछ भी ऐसा आक्रमण कर लिया और आप उससे लड़ पाने में सक्षम नहीं है, जान बचा पाने में सक्षम नहीं है, आप किसी तरह उसका दोनों हाथ पकड़ लीजिए या दोनों टाँग पकड़ लीजिए और उसको ऐसे बचपन में हम लोग खेलते नहीं थे, दोनों हाथ पकड़ के गोल-गोल घूमते थे, उसको घुमाते रहिए। आप तब तक उसको घुमाते रहिए, ठीक है? जब तक वो थोड़ा अकबकाने जाए और अटैक करने के मोड में। तो इससे क्या होता है, उस पशु के अंदर ईयर कैनाल में सेम वही लिक्विड में डिसरप्शन आ जाता है और उसके बाद जब 5-6 चक्कर उसको देने के बाद जब आप छोड़ेंगे ना, तो वो अटैक कर ही नहीं पाएगा। उसका बैलेंस इतना और उसके लिए इतना नया अनुभव होगा कि उसका दिमाग घूम चुका होगा। लेकिन आप सब तो इन चीज़ों से अनुभवी होंगे कि आप बहुत जल्दी आपका बॉडी बैलेंस को रिगेन कर लेगा, लेकिन उसको जब तक बैलेंस रिगेन करने में टाइम लगेगा, तब तक आप भाग जाइएगा वहाँ, ठीक है? तो पशु-पक्षियों से अगर किसी का ऐसा है कि भिड़ंत, पक्षी तो नहीं, पशुओं से अगर भिड़ंत होने जैसा ऐसा कुछ होता है या एक सिचुएशन आती है, तो इस ट्रिक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर जब कुत्ता काटने के लिए आए तब। जैसे ही कुत्ता आपके मांस को दबोचेगा, आप उसका दोनों हाथ पकड़ के एकदम गोल-गोल घुमाना चालू कर दिया और उसको फेंक दीजिए। उसको 3 से 4 मिनट लग जाता है। से कूलिंग नहीं कर पा रही है अपने आप को जिस हिसाब से बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो भी आपको जो है वार्म्थ महसूस होगा। लेकिन अगर एक बैलेंस टेम्परेचर है, ठीक है? अगर सर्दी में आप बैठे हुए हैं, आपने पर्याप्त कपड़े पहने हुए हैं, कहीं से हवा नहीं आ रही है, तो तापमान कम भी है, आपका तापमान एक स्थिर हो गया, तो आप क्या है कि होमियोस्टेसिस यानी एक बैलेंस के पॉइंट पर आ गए, जहाँ पे स्किन क्या करेगी कि कोई मतलब आपको बार-बार ठंडा नहीं लगाएगी क्योंकि स्किन का क्या है, तापमान को डिटेक्ट करना नहीं, स्किन का काम है तापमान में बदलाव को डिटेक्ट करना, स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। अगर बदलाव नहीं होगा, तो स्किन एक जगह पे स्थिर हो जाएगी, लेकिन बदलाव होता है। अगर बाहरी तापमान में बदलाव ना हो, तो क्या होगा कि आपके अंदर और बाहर का तापमान अगर एक समान नहीं है, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तब भी तापमान बदलेगा ही। मान लीजिए बाहर का भी अगर तापमान स्थिर है, लेकिन आपके अंदर का स्थिर नहीं है, तो भी बदलाव हुआ। तो इस तरीके से देखना है, ऐसा नहीं कि बाहर तो 35 डिग्री है, तो फिर भी हमको क्यों गर्मी लगा जा रहा है सर, 35 डिग्री तो बाहर तो स्थिर है, बदलाव तो हो नहीं रहा है। नहीं, जब भी बदलाव की बात होती है तो
रिलेटिव बदलाव की बात होती है। तो एक चीज ये हो गया, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है उससे जो कांटेक्ट होता है, कोई भी अगर वस्तु स्पर्श होती है हमारे स्किन से तो वो स्टिमुलस है हमारे स्किन के लिए। स्किन क्या करता है, उसको स्टिमुलस के वे में देखता है। अब आपके मस्तिष्क के कुछ ऐसे हिस्सों में मान लीजिए चोट लगी लगी हुई है, या ब्लड सप्लाई कम जा रहा है ना, या फिर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि हर जगह नर्व्स में कोलेस्ट्रॉल की लाइनिंग हो गई, किसी भी कारण ऑब्जेक्ट कांटेक्ट आपको बहुत ज्यादा फील नहीं हो रहा, या फिर आपके नर्व्स फ्राई अप हो चुके हैं, आपने इतना ज्यादा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट कर लिया है कि अब आपके बॉडी पे कोई भी स्पर्श आपको महसूस ही नहीं होता है। जैसे जब ये चीज़ है कि या वो एरिया हाइपर एक्सपोज़्ड हो चुका है, उसका जो क्या बोलते हैं, जो मिनिमल थ्रेशोल्ड है, जो आपके स्पर्श का मिनिमल थ्रेशोल्ड है। तो बचपन में हम लोग महसूस करते होंगे कि एक छोटा-सा एकदम जो है ना मक्खी से बहुत छोटा, मतलब आँख से बहुत मुश्किल से दिखाई देने वाला कीड़ा भी अगर पतला-सा भी स्किन पे आता था तो पूरे शरीर में सिहरन होती थी, मालूम चलता था। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, अब क्या होता है कि कई बार चींटी-वीटी भी चल रहा होता है स्किन पे तो मालूम नहीं चलता है। कोई देख के बताता है अरे चींटी चल रही है, तब मालूम चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो वो मिनिमल थ्रेशोल्ड था, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, है ना? वो थ्रेशोल्ड बढ़ गया समय के साथ-साथ। अब इससे फ़ायदा हुआ कि एक ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मान लीजिए कि इतना ज़्यादा बढ़ गया आपका थ्रेशोल्ड कि आपको स्पर्श की अनुभूति ही नहीं हो रही है। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई कीड़ा चढ़ गया बड़ा-सा, बिच्छू-विच्छू चढ़ गया, आपके स्किन पे, चेहरे पे चल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए क्या है कि ओवरऑल हेल्थ में सेंसरी हेल्थ बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह करता है, और सेंसरी हेल्थ जो है, यानी कि सारे इंद्रियां जो है आपकी सही स्थिति में रहे, इसके लिए आपको सेंसरी ओवर फायरिंग से बचना होगा। ओवर फायरिंग जो है बहुत ज्यादा सुख या बहुत ज्यादा दुख की स्थिति में होता है, ठीक है। तो ना तो बहुत ज़्यादा सुख पाने की जो है आकांक्षा रखनी है कि एकदम डूबे जा रहे हैं सुख में, और ना ही बहुत ज़्यादा दुःख में परेशान होना है। दोनों केसेज़ में क्या होता है कि जैसे किसी तार में वोल्टेज बहुत ज़्यादा जाएगा, तो क्या होगा, तार फ्राई हो जाएगा, जल जाएगा। वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स का नुकसान होता है। चलिए, समभाव और बैलेंस की स्थिति न्यूरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, और जीवन में बहुत ज़्यादा सुख भोग की चाह अगर आप में है, ठीक है? जितने भी इंद्रिय हैं सबों को एकदम भरपूर सुख देना है, तो आपकी क्या होगी, इंद्रियाँ समय के साथ कमज़ोर होती जाएँगी, जिसका नुकसान आपके ओवरऑल हेल्थ को मिलने लगेगा। ये इस तरीके का ये नॉर्मल ये चीज़ है। जैसे टेस्ट में ही अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा एकदम जो है, मतलब एक्सट्रीम एकदम फ्राइड, तीखा, भुना ऐसे-वैसे खाने लगे एकदम, इतना ज़्यादा कि मतलब मिर्च तो लगने लगा कि एकदम लड्डू की तरह खा रहे हैं, है ना? मिर्च तीता लगता ही नहीं है। किसी-किसी आदमी का देखिएगा कि उसको एकदम ऐसा खाना खाएगा ना कि उस खाना को खा करके कोई आदमी अगर खा ले तो 1 सप्ताह तक तो उसका पेट ही खराब रहेगा। उस चीज़ों को वो लोग आराम से साग और मिठाई की तरह खा रहा है। तो उसने क्या किया है कि अपने उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा लिया है वैसा खाना खा करके। ऐसा ही सभी इंद्रियों के साथ होता है। जैसे गोल-गोल, गोल-गोल चक्कर आप बार-बार लगाएँगे, तो आपका भी धीरे-धीरे बॉडी क्या हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा जल्दी से वापस बैलेंस को लाने की स्थिति में, ठीक है? तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव नुकसान है। आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, समय काफ़ी हो गया, लगभग 9 बजने को है।